हेलो स्टूडेंट। तो आज के क्लास में हम देखेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 को देखने से पहले हम लेक्चर नंबर 2 को रिकैप करेंगे। तो देखिए लेक्चर नंबर 2 में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़े हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण लिखने की कौन कौन सी विधि है, फिर और पढ़े हैं हम इसमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं उत्पादों के अणुसूत्रों एवं प्रतीकों के माध्यम से उनका संक्षिप्त प्रदर्शन कहलाता है रासायनिक समीकरण। फिर आगे देखे हैं रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। तो देखिए रासायनिक समीकरण लिखने की कौन कौन सी विधि है। सबसे पहला पॉइंट हम जाने थे कि रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं बनने वाले उत्पादों के रासायनिक सूत्र एवं प्रतीक ज्ञात होने चाहिए, पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट हम पढ़े थे कि रासायनिक समीकरण में हमेशा और हमेशा जो पदार्थ होते हैं उनको उनके आणविक रूप में लिखा जाता है। फिर अगला पॉइंट हम इसमें पढ़े थे कि रासायनिक समीकरण में यदि कोई तत्व ऐसा है जो एक परमाणु के रूप में पाया जाता है तो उनको उनके प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों के मध्य जो परिवर्तन होता है उनको एक तीर से प्रदर्शित किया जाता है। और रासायनिक अभिक्रिया में यदि 2 या 2 से अधिक अभिकारक हैं या 2 या 2 से अधिक उत्पाद है तो उनके बीच धनात्मक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे हम इसमें देखे थे कि यदि अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय है तो उसके लिए पूर्ण शीर्ष वाले तीर का प्रयोग किया जाता है। यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है तो उसके लिए अर्ध शीर्ष वाले तीर का प्रयोग किया जाता है। अब हम आगे देखेंगे लेक्चर नंबर 3, और लेक्चर नंबर 3 में हमको देखना है क्या, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो आज हम 2 अभिक्रियाओं को कवर करेंगे। ठीक, पहला योगात्मक या फिर संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अब अपघटन अभिक्रिया 3 प्रकार के होते हैं, उष्मीय अपघटन, विद्युत अपघटन और प्रकाश अपघटन। तो देखें आज के क्लास में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कॉम्बिनेशन यार एडिशन रिएक्शन। तो देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में पूर्णतया संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो इसका पहचान क्या है, इस अभिक्रिया में अभिकारक जो होगा वो 2 या 2 से अधिक होगा और उत्पाद केवल एक होगा। जैसे एग्जांपल लीजिए, देखिए अगर हम कहें A + B गिव्स AB, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ए है संयोजन अभिक्रिया। कैसे, इस अभिक्रिया में अभिकारक क्या है 2 और उत्पाद कितना है 1, तो ये संयोजन अभिक्रिया होगी। ऐसे ही क्या है, X + Y + Z गिव्स R, तो इस अभिक्रिया में भी देखिए क्या है, अभिकारक 2 या 2 से अधिक अर्थात 3 है और उत्पाद क्या है 1, तो ये भी क्या हो जाएगी, एक संयोजन अभिक्रिया। तो देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में पूर्णतया संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को बोला जाता है योगात्मक अभिक्रिया। अब देखिए इसमें एग्जांपल है, पहला मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण जब कराया जाए, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की सहायता से जलाया जाता है तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस रिएक्शन का देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहला पॉइंट कि जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो ये
चकाचौंध कर देने वाली श्वेत प्रकाश के साथ जलता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम ऑक्साइड के सफेद रंग का चूड़ प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, एक सफेद रंग का चूड़ बनता है जो किसका होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है, इस अभिक्रिया में उष्मा निकलती है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और साथ ही साथ क्या निकलती है, उष्मा। तो ध्यान दीजिए कि इस अभिक्रिया में जब उष्मा निकलेगी तो वहां का ताप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और अभिक्रिया क्या हो जाएगी, उष्मा छेपी। तो चौथा है, ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और चौथा पॉइंट क्या है कि अभिक्रिया कौन कौन होगी। देखिए इस अभिक्रिया में क्या है, अभिकारक 2 उत्पाद 1, इस आधार पे क्या हो जाएगा, योगात्मक अभिक्रिया, और उसमें उष्मा निकलती है तो उष्मा छेपी अभिक्रिया हो जाएगी। अर्थात ये जो अभिक्रिया होगी वो योगात्मक अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल होगा और उष्मा छेपी अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल होगा। उष्मा छेपी अभिक्रिया क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा बाहर निकलती है, उष्मा उत्सर्जित होती है, तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं उष्मा छेपी अभिक्रिया। तो मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन से जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और बाहर निकलता है। तो अभिकारक 2 और उत्पाद 1 है, तो इस आधार पे योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगा। और इस अभिक्रिया में उष्मा बाहर निकल रही है तो उष्मा छेपी अभिक्रिया होगा। मतलब ये जो अभिक्रिया है योगात्मक अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल है और उष्मा छेपी अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल है। अगला पॉइंट देखिए, अगला एग्जाम्पल इसमें देखिए, दूसरा, कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ क्रिया कराया जाता है तो बनता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक, अब देखिए ये भी कौन सी अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया है। अभिकारक 2 उत्पाद 1 योगात्मक अभिक्रिया है। और इस अभिक्रिया का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट ध्यान दीजिए कि इस अभिक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में उष्मा निकलती है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, उष्मा छेपी। अब बहुत अधिक मात्रा में उष्मा निकलती है, इसलिए इस अभिक्रिया में जो जल है, जल को CaO कैल्शियम ऑक्साइड के साथ धीरे धीरे मिलाया जाता है। क्यों धीरे धीरे मिलाया जाता है, क्योंकि जब ये वो जल के साथ अभिक्रिया करता है तो बहुत अधिक मात्रा में उष्मा निकलती है। तो अगर ढेर सारा जल एक साथ मिला दिया जाए तो बहुत अधिक मात्रा में उष्मा निकलेगी। ठीक है, तो इसीलिए धीरे धीरे जल को मिलाया जाता है। ठीक है, और तो ध्यान दीजिए इस अभिक्रिया में जब उष्मा बाहर निकलती है तो वहां का ताप बढ़ जाता है। ठीक, और अगला पॉइंट, जो CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसको कहते हैं बिना बूझा चूना, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं बूझा चूना। तो सीमेंट बनाने में कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, बिना बूझे चूने का प्रयोग किया जाता है सीमेंट को बनाने में। और एक पॉइंट और है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम ये क्या करते हैं, इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दीवारों को सफेदी करने में इसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब दीवारों की सफेदी करने में जब इसका हम प्रयोग करते हैं तो दीवारों की जब हम सफेदी कर देते हैं तो उसमें चमक 2 से 3 दिन बाद आता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ये CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH का होल ट्वाइस जब हम दीवारों पे सफेदी कर देते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है और बनाता क्या है, CaCO3, और यहां बनाता है H2O। तो ध्यान दीजिए ये क्या करता है, जब हम सफेदी कर देते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वातावरण से CO2 को लेके क्या बना देता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और 2-3 दिन बाद जब कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाएगा तो दीवारों पे क्या आ जाती है, चमक। तो देखिए संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में
पूर्णतया संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। इसका पहचान क्या होता है? अभिकारक दो या दो से अधिक होगा और उत्पाद एक होगा। जैसे कि A प्लस बी गिव्स ए बी, इस अभिक्रिया में अभिकारक दो हैं A और B और उत्पाद एक है, तो यह संयोजन अभिक्रिया होगी। ऐसे ही X प्लस वाई प्लस जेड, अभिकारक तीन है और उत्पाद एक है, तो यह भी संयोजन अभिक्रिया होगी। अब इसमें देखिए पहला, जैसे मैग्नीशियम का दहन Mg प्लस O2 गिव्स MgO। अब इस अभिक्रिया में भी देखिए अभिकारक दो हैं और उत्पाद एक है, तो यह भी क्या हो जाएगी? योगात्मक अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो ये चकाचौंध कर देने वाली श्वेत प्रकाश के साथ जलती है। दूसरा पॉइंट, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद रंग का चूर्ण प्राप्त होता है, तो इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जो एक चूर्ण होता है सफेद रंग का, और इस अभिक्रिया में क्या निकलती है? उष्मा। ठीक है, इस अभिक्रिया में जब मैग्नीशियम को जलाते हैं तो उष्मा निकलती है, तो देखिए क्या है? उष्मा निकलती है, इसलिए ताप बढ़ जाता है। इसलिए और ध्यान दीजिए कि अभिकारक दो उत्पाद एक, तो संयोजन, और इस अभिक्रिया में उष्मा निकल रही है तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, मतलब ये अभिक्रिया क्या होगी? संयोजन और उष्मा क्षेपी। ऐसे ही दूसरा पॉइंट है, जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ मिलाया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ ही साथ क्या निकलता है? उष्मा। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है उसको कहते हैं बिना बुझा चूना, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं बुझा चूना। अब इस रिएक्शन का देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस रिएक्शन में जब इस रिएक्शन को हम कराएंगे तो ताप बढ़ जाता है, अर्थात यह अभिक्रिया क्या होगी? उष्मा क्षेपी। ठीक है। दूसरा पॉइंट, कैल्शियम जल के साथ बहुत तीव्र अभिक्रिया करता है। जब कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो जल के साथ बहुत तीव्र अभिक्रिया करता है, जिससे बहुत अधिक मात्रा में उष्मा निकलती है, इसीलिए जल को धीरे धीरे मिलाते हैं। ठीक। अगला पॉइंट है, अब इस अभिक्रिया में अभिकारक दो उत्पाद एक है, तो संयोजन हो जाएगी और उष्मा निकल रही है तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। मतलब ये अभिक्रिया क्या होगी? संयोजन और उष्मा क्षेपी। और ध्यान दीजिए कि इस कैल्शियम ऑक्साइड का जो प्रयोग होता है वो सीमेंट बनाने में किया जाता है, तो ये क्या है? संयोजन अभिक्रिया। तो इसमें एक नोट पॉइंट देखिए, दीवार का सफेदी कराने के 2 से 3 दिन बाद चमक का आना। तो जब हम दीवार का सफेदी करा देते हैं तो चमक 2 से 3 दिन बाद आता है। ऐसा क्यों होता है कि जब हम दीवार पे सफेदी करा देते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेके क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। तो देखिए CaOH का ऑल्टवाइज बुझा चुना है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और CaCO3 और जल बना देगा। जो CaCO3 होगा वो क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। तो सफेदी कराने के 2 से 3 दिन बाद दीवारों पे क्या आता है? चमक। ठीक है। अदर एग्जाम्पल, इसके दूसरे एग्जाम्पल भी हैं योगात्मक अभिक्रिया के। कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे कि कोयले का दहन, कार्बन को जब ऑक्सीजन से जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये एक संयोजन अभिक्रिया है। अभिकारक दो उत्पाद एक, संयोजन अभिक्रिया है। ऐसे ही हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से जल का निर्माण, तो H2 प्लस O2 गिव्स H2O। इस अभिक्रिया में भी देखिए अभिकारक दो उत्पाद एक, ये भी क्या हो जाएगी? संयोजन अभिक्रिया। ऐसे ही अगला है अमोनिया तथा हाइड्रोजन क्लोराइड की क्रिया से अमोनियम क्लोराइड का निर्माण, NH3 प्लस HCl गिव्स NH4Cl। इस अभिक्रिया में भी क्या है? अभिकारक दो और उत्पाद एक है, ये भी क्या होगी? एक संयोजन अभिक्रिया। अगला है CO तथा Cl2 की क्रिया से COCl2 का निर्माण, CO प्लस Cl2 गिव्स COCl2। इस अभिक्रिया में भी अभिकारक दो है और उत्पाद एक है, ये भी क्या हो जाएगी? एक संयोजन अभिक्रिया। तो अब हम आगे पढ़ेंगे दूसरा वियोजन
अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक बाह्य कारक जैसे उष्मा, प्रकाश एवं विद्युत की उपस्थिति में अपने अवयवी तत्वों में टूट जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे अगर देखिए एग्जाम्पल क्या है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर देंगे तो ये क्या बना देगा? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस अभिक्रिया में देखिए क्या हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट बाह्य कारक उष्मा की उपस्थिति में अपने अवयवी तत्वों में टूट गया है, कैल्शियम ऑक्साइड बना दिया है और कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक बाह्य कारक उष्मा, प्रकाश एवं विद्युत की उपस्थिति में अपने अवयवी तत्वों में टूट जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। और इसका पहचान क्या होता है? अभिकारक एक होगा और उत्पाद दो या दो से अधिक। तो देखिए इस अभिक्रिया में क्या हुआ है, अभिकारक क्या है? एक है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और उत्पाद क्या है? दो, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हो जाएगा? एक वियोजन अभिक्रिया। देखिए वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक बाह्य कारक की उपस्थिति, बाह्य कारक कौन कौन हो सकता है? उष्मा, विद्युत, प्रकाश, बाह्य कारक की उपस्थिति में अपने अवयवी तत्वों में टूट जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। पहचान इसका क्या होता है? अभिकारक एक होगा, उत्पाद दो या दो से अधिक होगा। जैसे एग्जांपल AB है, बाह्य कारक की उपस्थिति में A+B में टूट गया है, तो इसमें अभिकारक एक है और उत्पाद क्या है? दो है, तो ये क्या हो जाएगी? एक वियोजन अभिक्रिया। ऐसे ही एग्जांपल है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, उसको उष्मा दिया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ये भी क्या है? एक वियोजन अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि इसमें अभिकारक एक है और उत्पाद दो है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक बाह्य कारक उष्मा, विद्युत, प्रकाश की उपस्थिति में अपने अवयवी तत्वों में टूट जाता है, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए बाह्य कारक की उपस्थिति के आधार पे अपघटन अभिक्रिया तीन प्रकार का होता है। यदि बाह्य कारक उष्मा होगा तो उष्मीय अपघटन, यदि बाह्य कारक प्रकाश होगा तो प्रकाश अपघटन, यदि बाह्य कारक विद्युत होगा तो विद्युत अपघटन होगा। तो देखिए वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के प्रकार। बाह्य कारक की उपस्थिति के आधार पर अपघटन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। पहला उष्मीय अपघटन, दूसरा विद्युत अपघटन, तीसरा प्रकाश अपघटन। इसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे उष्मीय अपघटन। उष्मीय अपघटन थर्मोलाइसिस। तो देखिए उष्मीय अपघटन क्या होता है? ऐसी अपघटन अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक
वह कारक उष्मा की उपस्थिति में अपने अवयवी तत्वों में टूट जाए तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं उष्मीय अपघटन। जैसे देखें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को अगर हम उष्मा देंगे तो ये टूट जाएगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो देखिए क्या है, अभिकारक एक है, उत्पाद दो है, तो हो गया अपघटन अभिक्रिया। वह कारक उष्मा है तो उष्मीय अपघटन हो जाएगा। तो देखिए उष्मीय अपघटन क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक उष्मा की उपस्थिति में अपने अवयवी तत्वों में टूट जाता है, उसे उष्मीय अपघटन कहते हैं। एग्जाम्पल में CaCO3 हीट करेंगे, उष्मा देंगे इसको, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। इसमें देखिए अभिकारक एक है, उत्पाद दो है, तो ये क्या हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया। कौन सी उपस्थिति है, वाय कारक क्या है, उष्मा है, तो उसमें अपघटन हो जाएगा। ऐसे ही FeSO4 को जब हम उष्मा देते हैं Fe2O3 SO2 और SO3 में टूट जाता है। तो देखिए इसमें भी क्या है, अभिकारक एक है, उत्पाद तीन है और वाह कारक उष्मा है, तो ये भी क्या हो जाएगी उष्मीय अपघटन। अब इस रिएक्शन का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या है, इस अभिक्रिया जब ये अभिक्रिया होगी तो इसमें सल्फर के जलने की स्मेल आती है, तो लगेगा कि कहीं सल्फर जल रहा है ऐसा स्मेल आएगा। और इसमें SO2 और जो SO3 गैस बन रहे हैं ये वायु प्रदूषक होते हैं, वायु में प्रदूषण फैला देते हैं एवं इसकी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। ठीक है, अगला उसमें अपघटन का एग्जाम्पल है PbNO3 गिव्स PbO प्लस NO2 प्लस O2। इसमें देखिए क्या है, अभिकारक एक है, उत्पाद तीन है, वाह कारक उष्मा है, तो ये भी क्या हो जाएगा उष्मीय अपघटन का एग्जाम्पल। और इसमें देखिए जो PbO होता है वो पीले रंग का अवक्षेप होता है और NO2 जो होता है भूरे रंग की गैस होती है। तो इसका देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब ये अभिक्रिया होगी तो इसमें से टूटने की आवाज आएगी। ठीक है, क्रैकिंग साउंड आता है, टूटने की आवाज निकलती है, जैसे लगेगा कि शीशा टूट रहा है। ठीक, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें से भूरे रंग की गैस निकलती है और वो गैस कौन सी होती है, NO2 गैस होती है। और NO2 गैस की प्रकृति भी कैसी होती है, अम्लीय होती है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है इसमें से एक लास्ट में पीला ठोस अवशेष बचेगा, यहां से NO2 गैस भी निकल जाएगी, O2 गैस भी निकल जाएगी और एक पीले रंग का ठोस पदार्थ अवशेष के रूप में बच जाएगा जो क्या होगा PbO लेड ऑक्साइड। तो ये क्या है, ये क्या था उष्मीय अपघटन। अब इसमें हम आगे देखेंगे विद्युत अपघटन। तो देखिए विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस देखिए विद्युत का अपघटन क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक बाह्य कारक विद्युत की उपस्थिति में अपने अवयवी तत्वों में टूट जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं विद्युत अपघटन। तो देखें एग्जाम्पल में, जैसे यदि हम बात करें जल का, अब जल में हम क्या कराएं, विद्युत धारा को प्रवाहित कराएं। विद्युत को प्रवाहित जब कराएंगे तो H2 प्लस O2 में टूट जाएगा। अब ये देखिए क्या है, अभिकारक एक है, उत्पाद दो है, वाह कारक विद्युत है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, विद्युत अपघटन। अब देखिए विद्युत अपघटन कराते कैसे हैं, मान लीजिए एक ले लीजिए क्या बीकर और उसमें भर लीजिए पानी और उसमें दो इलेक्ट्रोड डाल दीजिए और उसको कनेक्ट कर दीजिए बैटरी से, एक प्लस सिरे से एक माइनस सिरे से। जो प्लस सिरे से कनेक्ट होगा उसको कहते हैं एनोड और जो माइनस सिरे से कनेक्ट होगा उसको कहते हैं कैथोड। कैथोड। अब देखिए इसमें क्या होगा, जब विद्युत अपघटन कराते हैं
तो एक बीकर में जल लेकर उसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल देंगे और दोनों इलेक्ट्रोडों को बैटरी के 2 सिरों से जोड़ देंगे, एक प्लस सिरे से, दूसरा माइनस सिरे से। जिसको प्लस सिरे से जोड़ेंगे वो एनोड कहलाएगा और जो जिसको माइनस सिरे से जोड़ेंगे वो कैथोड कहलाएगा। अब जब हम बैटरी लगाते हैं तो यहां से क्या होता है, देखेंगे कि एनोड पे कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन, और कैथोड पे निकलती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि विद्युत अपघटन में होता क्या है, जब हम जल का विद्युत अपघटन कराते हैं तो एनोड पे क्या निकलती है, ऑक्सीजन, और कैथोड पे निकलती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ, इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इस अभिक्रिया में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलेगी उसके आयतन का जो अनुपात होगा, अब यहाँ इस रिएक्शन को बैलेंस अगर हम करेंगे तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ लिखेंगे 2, ठीक है, हाइड्रोजन 4 हो गया। तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के आयतन का अनुपात होता है वो होता है, यदि 2 लीटर हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो 1 लीटर ऑक्सीजन गैस निकलेगी, तो दोनों गैसों के आयतन का जो अनुपात होता है वो होता है 2:1। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब देखिए दूसरा पॉइंट है, यदि हम जलती हुई मोमबत्ती को कैथोड के पास ले जाते हैं तो कैथोड के पास जब जलती हुई मोमबत्ती को ले जाएंगे तो होगा क्या, कैथोड पे निकलेगी हाइड्रोजन गैस, और जलती हुई मोमबत्ती को जब कैथोड के पास ले जाएंगे तो हाइड्रोजन गैस पॉप की साउंड के साथ जलेगी, और जब पॉप के साउंड के साथ जलेगी तो मोमबत्ती को ये क्या करेगी, बुझा देगी। इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन गैस जलती है, स्वयं जलती है, लेकिन ये ज्वलन में सहायक नहीं होती है क्योंकि ये मोमबत्ती को बुझा देगी। जबकि उसी जलती हुई मोमबत्ती को जब हम एनोड के पास ले जाते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ पे निकलती है ऑक्सीजन गैस, और देखेंगे कि जो मोमबत्ती होती है और तेजी से जलने लगती है। तो यहां से रिजल्ट आता है कि जो ऑक्सीजन गैस है वो ज्वलन में सहायता करती है परंतु स्वयं नहीं जलती है। तो यह हमारा था विद्युत अपघटन। और इसमें दूसरा एग्जाम्पल है, जब हम KI का या फिर KCl का हम विद्युत अपघटन कराते हैं, विद्युत अपघटन जब कराओगे तो यहां से मिलेगा हमको 2K + Cl2 गैस। और इसमें तीसरा बात देखिए, तीसरा बात यह है कि जो जल होता है वो विद्युत का चालन अच्छे से नहीं करता है, तो यहाँ पे विद्युत अपघटन कराने के लिए हमको जल में अम्ल की कुछ बूंदों को डालना पड़ेगा, और जब अम्ल की हम कुछ बूंदों को डाल देंगे तो क्या विद्युत अपघट्ट की तरह कार्य करेगा और विद्युत का चालन कराएगा और जल का क्या हो जाएगा, विद्युत अपघटन। तो देखिए विद्युत अपघटन क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक विद्युत की उपस्थिति में अपने अवयवी तत्वों में टूट जाता है, उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। इस प्रक्रम में धनायन कैथोड पर तथा ऋण आयन एनोड पर एकत्रित हो जाता है। एग्जाम्पल है, जब अम्लीय जल में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो वह हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विघटित हो जाती है। 2s2 विद्युत अपघटन कराने पे कैथोड पे मिलेगा क्या, S2 गैस, और एनोड पे क्या मिलेगा, O2 गैस। अब इस अभिक्रिया में देखिए क्या है, अभिकारक 1 है, उत्पाद 2 है और वाह्य कारक विद्युत है, तो एक किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, विद्युत अपघटन का। और इस अभिक्रिया का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गैस का आयतन, इसमें देखिए जो H2 गैस और O2 गैस निकल रहा है उसके जो आयतन का अनुपात होता है 2:1 होता है। यदि हाइड्रोजन 2 मोल निकलेगा तो ऑक्सीजन 1 मोल निकलेगा, यदि हाइड्रोजन 2 लीटर निकलेगा तो ऑक्सीजन 1 लीटर निकलेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, जलती हुई मोमबत्ती को, यदि जलती मोमबत्ती को कैथोड के पास ले जाने पर पॉप की ध्वनि के साथ जलती है, तो देखिए कैथोड पे क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस। अब किसी भी जलती हुई मोमबत्ती को कैथोड के पास ले जाएंगे तो हाइड्रोजन गैस वहां से निकलेगी, तो हाइड्रोजन गैस जलने लगती है और वहां से एक ध्वनि निकलती है, पाप की ध्वनि। ठीक है,
और पाप की ध्वनि के साथ जब हाइड्रोजन जलती है तो मोमबत्ती को बुझा देती है। अतः जो हाइड्रोजन गैस होती है वो जलती तो है, हाइड्रोजन गैस स्वयं जलती है, परंतु दूसरे को जलने नहीं देती है। तो हाइड्रोजन गैस पाप की ध्वनि के साथ जलेगी, परंतु जलती हुई मोमबत्ती को क्या कर देगी, बुझा देगी। ठीक, अगला पॉइंट इसमें है, जलती मोमबत्ती को यदि एनोड के पास ले जाएंगे तो देखिए एनोड पे क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन गैस। यदि जलती हुई मोमबत्ती को एनोड के पास ले जाएंगे तो मोमबत्ती और अधिक चमक के साथ जलने लगेगी, और तेज जलने लगेगी। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो ऑक्सीजन गैस है वो स्वयं नहीं जलती है, परंतु दूसरे के जलने में क्या करती है, सपोर्ट करती है। तो जलती हुई मोमबत्ती को एनोड के पास ले जाने पर अधिक चमक के साथ जलती है, अतः O2 गैस जलती नहीं है परंतु ज्वलन को सपोर्ट करती है। और दूसरा एग्जाम्पल इसमें है, गलित केसीएल में विद्युत प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, कैथोड पे पोटेशियम और एनोड पे क्लोरीन गैस निकलती है। तो ये था क्या, विद्युत अपघटन। तो अब इसमें हम आगे देखेंगे प्रकाश अपघटन। तो देखिए प्रकाश अपघटन, फोटोलाइसिस। तो देखिए प्रकाश अपघटन क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक प्रकाश की उपस्थिति में अपने अवयवी तत्वों में टूट जाए तो उसे कहते हैं प्रकाश अपघटन। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे AgCl हो गया। AgCl, अगर AgCl के ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़े, सूर्य का प्रकाश अगर पड़े तो वो Ag+Cl2 में टूट जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, अभिकारक एक है, उत्पाद दो है, और वाह्य कारक क्या है, प्रकाश। तो एक एग्जाम्पल हो जाएगा प्रकाशिक अपघटन का। ठीक है, अब दूसरा इसमें देखिए एग्जाम्पल क्या होता है, AgBr। AgBr के ऊपर भी सूर्य का प्रकाश अगर पड़े, ठीक, तो 2Ag+Br2 में टूट जाएगा। इस अभिक्रिया में भी देखिए अभिकारक एक, उत्पाद दो, वाह्य कारक प्रकाश। तो ये भी किसका एग्जाम्पल होगा, प्रकाशिक अपघटन का। और इस रिएक्शन में देखिए क्या होता है, जो Ag होता है वो ग्रे कलर का होता है। ठीक, तो ये किस कलर का होता है, ग्रे कलर का, ग्रे कलर का। और इस रिएक्शन का देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब इस रिएक्शन में सबसे पहला बात है कि AgCl और AgBr को रखना है तो उसको काले बोतल में रखा जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट, AgBr और AgCl को काले रंग के बोतल में रखा जाता है। क्यों, क्योंकि जब AgCl और AgBr को हम काले रंग के बोतल में नहीं रखेंगे, ट्रांसपेरेंट अगर पारदर्शक बोतल में रख देंगे तो जैसे ही उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वो Ag और Cl2 में टूट जाएगा। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश से बचाने के लिए AgCl को और AgBr को काले रंग के बोतल में रखा जाता है। और दूसरा पॉइंट इसमें है कि इस अभिक्रिया का प्रयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में किया जाता है। क्यों, क्योंकि इस अभिक्रिया में जब हम ये अभिक्रिया होती है तो सूर्य के प्रकाश में जो Ag और यहां से Ag जो होता है वो ग्रे कलर में बदल जाता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में रंग में परिवर्तन होता है और कौन सा रंग आता है, ग्रे रंग, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्रे रंग में बदल जाता है। तो देखिए प्रकाश अपघटन क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक प्रकाश की उपस्थिति में अपने अवयवी तत्वों में टूट जाता है उसे प्रकाश अपघटन कहते हैं। एग्जाम्पल में AgCl के ऊपर जब प्रकाश अपघटन जब उसका कराओगे तो Ag और Cl2 में टूट जाएगा। ऐसे ही AgBr है, इसका जब प्रकाश अपघटन कराया जाता है तो Ag और Br2 में टूट जाता है। ठीक, और इस अभिक्रिया में देखिए AgCl AgBr प्रकाश अपघटन के बाद ग्रे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए सूर्य के प्रकाश से बचाने के लिए
AgCl एवं AgBr को काले रंग के बोतल में रखते हैं। ठीक है, यदि काले रंग के बोतल में नहीं, पारदर्शक बोतल में रखेंगे तो जैसे ही उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा उसका प्रकाश अपघटन हो जाएगा और वो टूट जाएगा Ag और Cl2 में, Ag और Br2 में। और दूसरा पॉइंट है इसका जो प्रयोग होता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है, क्योंकि AgCl एंड AgBr सूर्य के प्रकाश में ग्रे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये था क्या, प्रकाश अपघटन। आज के क्लास में हम देखेंगे हैं संयोजन अभिक्रिया, फिर अपघटन अभिक्रिया, और अपघटन अभिक्रिया में देखे हैं विद्युत अपघटन, प्रकाश अपघटन, ऊष्मीय अपघटन। ठीक है, अब इसके आगे हम कल के क्लास में देखेंगे। और देखिए यहां से कौन सा प्रश्न बनता है, आज तक सबसे अधिक पूछे गए प्रश्न क्या है। यहां से सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, और योगात्मक अभिक्रिया को उदाहरण से ही समझाइए। और दूसरा सबसे ज्यादा पूछा गया प्रश्न है विद्युत अपघटन क्या होता है। तो इसके आगे हम कल के क्लास में पढ़ेंगे।